Hello everyone. So in today's class we are going to learn about force and friction. So what is force? जब भी हम कोई बॉल किक करते हैं, कोई स्पोर्ट्स है जो बॉल से रिलेटेड है, लाइक फुटबॉल, उसमें क्या होता है कि एक बॉल को किक करते हैं ताकि वो जो बॉल है वो हमारे नेक्स्ट प्लेयर तक पहुँचे। देन जो नेक्स्ट प्लेयर होता है वो किक करता है बॉल को कि वो आगे पास ऑन हो और बॉल कहाँ जाए, हमारे गोल में जाए। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए, हमारे बॉल को मोशन में रखने के लिए, मूव रखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स होता क्या है? तो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं पुश और पुल अगर अप्लाई करती हूँ, मैं उसको धक्का देती हूँ या मैं उसे खींचती हूँ, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, है ना। ये जो यहाँ पे डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पर्सन क्या कर रहा है? पुश कर रहा है और एक पर्सन पुल कर रहा है। तो जब ये चीज़ें किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुकी हुई चीज़ है, देन इट विल स्टार्ट मूविंग। अगर मैं किसी बॉल को जो एक जगह रखी हुई है उसे पुश करूँगी या किक करूँगी तो क्या होगा? वो बॉल मूव करने लग जाएगा। सिमिलर वे में अगर कोई मूविंग चीज़ है, लाइक अगर मैं साइकिल लगा रही हूँ, ठीक है, साइकिल चला रही हूँ, और अगर मैं पेडल नहीं मारती तो क्या होगा? एक टाइम के बाद साइकिल की स्पीड कम होगी और फाइनली मेरा साइकिल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो फोर्स से हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? मूव भी कर सकते हैं। और फोर्स, अगर मैं कोई चीज़ मूव कर रही है और अगर मैं उसको फोर्स लगाती हूँ अपोजिट डायरेक्शन में तो वो चीज़ स्टॉप भी हो जाती है, ठीक है। देन अगर मुझे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स हेल्प करता है। लाइक अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल जब बैट्समैन हिट करता है तो क्या होता है? जो बॉल का डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है ना। सिमिलरली अगर आपको किसी चीज़ का शेप चेंज करना है तो उसमें भी फोर्स हेल्पफुल होता है। लाइक जब मम्मी आटा गूंथती हैं तो उसका शेप चेंज होता रहता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे हैंड का जो फोर्स है, जो फोर्स हमारे हैंड से अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से ही उस डो का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हम मूव नहीं कर पाएंगे विदाउट एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन थिंग। अगर मैं उस चीज़ पे फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तो वो चीज़ मूव नहीं होगी। Now are going to learn about the different types of forces. And what are the different types? These are 4 types: muscular force, gravitational force, buoyant force and frictional force. Muscular force जो हमारे मसल से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी से रिलेटेड है, बायोवेंट फोर्स जो हमारे वाटर बॉडीज़ जो होते हैं मेनली वाटर से रिलेटेड होता है ये, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मोशंस के जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब इन्हीं फोर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड यूजिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। यानी इस टाइप के फोर्स में हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अब जब हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा? जो फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स एक्सर्ट होगा, उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। like when an object is pushed or pulled or lifted by the action of our muscle, जब हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं या लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो वो जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है? मस्कुलर फोर्स। इस फोर्स को, ये क्या है? ये टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों इसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट कर रही है उसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। अगर मैं ये डंबल उठा रही हूँ या मैं किसी बॉल को कैरी करती हूँ तो उसको उठाने के लिए क्या होगा? मेरा ये जो डंबल है और मेरा हैंड है कांटेक्ट में है ना। ऐसे ही अगर मैं किसी बॉल को लिफ्ट करती हूँ तो वो जो बॉल होगा और जो मेरा हैंड है वो भी कांटेक्ट में होगा। दैट्स वाई द मस्कुलर फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। देन नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी वो फोर्स
जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आप देखते हो कि जब भी कोई चीज़ आप ऊपर उछालते हो वो एक टाइम के बाद नीचे आती है ना। कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगर आपने उसको ऊपर किया वो सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, वापस नीचे नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप इस पिक्चर में देखते हो तो इसमें क्या है, एप्पल भी डाउनवर्ड गिर रहा है ना, ज़मीन के पास जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? हमारी एक डाउनवर्ड पुल जो चीज़ों को डाउनवर्ड खींचती है। जैसे कि हमारा जो सन है वो अर्थ को पुल करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम मेक्स द अर्थ मूव अराउंड द सन। हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं इन सब के बीच में और सन के बीच में क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी वो सारे अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, अपने पाथ पे मूव करते रहते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा इनके बीच तो ये जो प्लैनेट मूव करते हैं ऐसे ये मूव नहीं कर पाएंगे। देन आपका थर्ड फोर्स है बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो कहाँ पे हो? वाटर में। मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स होता है ये बेसिकली हमारा वाटर रिलेटेड होता है। ये उन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है जो वाटर में होते हैं और ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, लेकिन जो बायोएंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अगेंस्ट द ग्रेविटी। दिस फोर्स कीप्स द शिप अफ्लोट। इसी फोर्स की वजह से जो हमारे शिप्स होते हैं वो डूबते नहीं हैं। इट एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करता है। ग्रेविटी हमारा डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो आपका बायोएंट फोर्स है वो, एज वी लुक एट द पिक्चर, अगर मैं इस पिक्चर में देखती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ? जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो मेरा बायोएंट फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड रहते हैं तो मेरा जो शिप है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखती हूँ किसी ऑब्जेक्ट का लेती हूँ, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। इसमें अगर मेरे ऑब्जेक्ट 1 का वेट अगर मेरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायोएंट फोर्स, अगर तो क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और बायोएंट फोर्स कम है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? सिंक करेगा। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट का वेट मेरा कम है और बायोएंट फोर्स ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो इफ़ द बायोएंट फोर्स इज़ मोर देन दी वेट, अगर वेट कम है और मेरा बायोएंट फोर्स है देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, एंड अगर वेट ज़्यादा है तो वही ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, डूब जाएगा। तो मेरा जो बायोएंट फोर्स है वो एक अपवर्ड एक्टिंग फोर्स है जो मेरी चीज़ों को फ्लोट करने में हेल्प करता है। Then comes to frictional force. Frictional force is the force that opposes the motion. यानी ये वो फोर्स है जो हमारे मोशंस को अपोज करता है, यानी जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा ये फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। सो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हूँ मोशन के लिए, मेरा मोशन अगर इस डायरेक्शन में होता है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमारा ऐसा फोर्स होता है जो हमारे मोशन को अपोज करता है। विदाउट फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉरएवर। अगर हमारा ये फोर्स नहीं होगा, अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ मूव करनी बंद नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस कि हमारे इस फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या एडवांटेज है, इसके क्या फ़ायदे, ये हमें किस चीज़ों में हेल्प करता है। देन द फर्स्ट एडवांटेज इज़ इट हेल्प अस इन वॉकिंग। ये हमारे चलने में हेल्प करता है। ऐसा क्यों होता है? सो वी आर एबल टू वॉक ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन आवर शूज़ एंड द ग्राउंड। जो हमारे जूते होते हैं और जो ग्राउंड जिस पे हम चलते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ही हम वॉक कर पाते हैं। When we try to step forward, we will push our foot backward. जब हम आगे बढ़ने के लिए अपने कदम उठाते हैं तो हम हमेशा अपने फुट को बैकवर्ड पुश करते हैं।
और जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हमारे शूज़ को होल्ड करता है टू द ग्राउंड एंड अलाउइंग अस टू वॉक, और हमें हेल्प करता है वॉक करने में। अगर मैं किसी स्लिपरी सरफेस पे चलती हूँ तो डिफ़िकल्ट होता है ना हमें चलने में, हम स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है हमारे शूज़ और सरफेस के बीच में वो बहुत कम हो जाता है। जितना कम फ्रिक्शन होगा आपको वॉक करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उतनी ज़्यादा स्लिपरी फील होगा आपका, ठीक है। देन दिस फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो हेल्प अस टू राइट थिंग्स ऑन पेपर। कोई भी चीज़ अगर मुझे लिखनी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे फ्रिक्शन चाहिए। वी कुड नॉट इवन होल्ड अ पेंसिल इन अ हैंड विदाउट फ्रिक्शन। मैं अपने हाथ में एक पेंसिल तक नहीं पकड़ सकती बिना फ्रिक्शन के। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो पेंसिल हमारे हाथ से स्लिप कर जाएगी, फिसल जाएगी। सो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। A pencil eraser uses friction to rub off mistake written in pencil lead. अब हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं ना, तो वो गलतियां हम किससे रब करते हैं? इरेज़र से। अब वो इरेज़र कैसे रब करता है चीज़ों को जो पेंसिल से हमने लिखी है? सो द इरेज़र इरेज दी थिंग्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। उस पार्टिकल गैदर अप ऑन दी पेपर, और उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब आप किसी भी चीज़ को रब करते हो तो आपको दिखते हैं ना, फिर वो जो इरेज़र के टुकड़े छोटे छोटे दिखते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपस में गैदर अप कर जाते हैं। और हम कैसे क्यों रब कर पाते हैं? क्या रीज़न है? फ्रिक्शन इज़ द रीज़न। सो इट ऑल्सो यूज़फुल फॉर ड्राइविंग अ कार। जब आप कोई कार ड्राइव कर रहे हो तो जो उसके टायर्स होते हैं वो रोड के अगेंस्ट क्या होते हैं? मूव करते हैं ना, रोड पे चलते हैं। विद नो फ्रिक्शन द टायर वुड नॉट जस्ट स्पिन, वो टायर घूमेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर आपकी एक बार चल गई कार तो वो रुकेगी नहीं विदाउट फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा ना कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द टायर आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी मूविंग कार। तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट फ्रिक्शन हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एंड दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, अब फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो इट मेक्स मूवमेंट डिफ़िकल्ट। जो फ्रिक्शन होता है वो मूवमेंट को डिफ़िकल्ट करता है। अभी हमने देखा ना कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तब भी हमें मूवमेंट करने में डिफ़िकल्ट होगा, और अगर फ्रिक्शन कम है तब भी हमें मूवमेंट करने में डिफ़िकल्ट होगा। सो समटाइम फ्रिक्शन मेक्स आवर मूवमेंट वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक एक्सेस फ्रिक्शन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। अगर हमारा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो मैं किसी बॉक्स को अपने फ्लोर पे मूव नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर अगर आप किसी डीप स्नो पे चलते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्लिपरी होता है। तो वहाँ पे भी मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट लीड्स टू द लिबरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट। फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, बहुत ज़्यादा जो हमारा एनर्जी है वो रिलीज़ होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? द एनर्जी इज स्पेंट इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रिक्शन लीड्स टू लिबरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट। यानी कि जो फ्रिक्शन हमारे ऑब्जेक्ट में हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए जितनी एनर्जी हम लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, जो आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी कार व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। इट ऑल्सो कॉजेज द वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। अब ये एनर्जी कैसे वेस्ट होती है? जब आप किसी ऑटोमोबाइल को आगे करते हैं, ठीक है, अगर उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं है तो आप क्या करोगे? उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे, तो आपका फ्यूल उतना ज़्यादा ही बर्न होगा, उतना ज़्यादा ही खर्च होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन के ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे एनर्जी को वेस्ट कराता है, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट कराता है, और कई बार मूवमेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया हो, ये टॉपिक आपको समझ आया हो।
So thank you for watching my video. In our next video, we learn about the energy and its type. Thank you so much for watching.